हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की हमारी सीरीज चल रही है इस चैप्टर की, जो कि 69वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और जो भी हमारे वनडे एग्जाम्स या पीसीएस एग्जाम हुए उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड, चलिए आज देखते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम कल देखेंगे अंतर, यानी कि डिफरेंस देखेंगे हम कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो गया, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो आप फंडामेंटल राइट्स हो या डीपीएसपी हो, यहाँ से आप अधिकतर क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी, देखिए कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों में, तो फ्रेंड्स फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार में कि ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है। अब बात आती है फ्रेंड्स, देखिए ये नकारात्मक मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड, जब भी आप अगर मौलिक अधिकारों को देखेंगे, सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों, संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति देखते हैं। तो संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये नकारात्मक है, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, नकारात्मक मतलब ये होता है कि जब भी मौलिक अधिकारों में बात कही गई है, वो इस तरीके से बात की गई है कि राज्यों को प्रतिबंधित करता है, यानी कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, यानी कि नहीं करेगा। जब भी फ्रेंड देखिए, आपने इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ी होगी, जब आप वहाँ पर इंट्रोगेटिव इस टाइप के निगेटिव सेंटेंस पढ़ते थे, तो वहाँ पर आप नहीं सही पहचान ले करते थे कि कौन सा निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव का मतलब ही नकारात्मक होता है। तो अब बात आती है कि किस तरीके से बोला गया है। देखिए, जब आप मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक में, तो आप ये देखेंगे कि राज्य प्रतिबंधित है, यानी कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य जाति, जन्म व लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इसी आधार पर मौलिक अधिकारों को हम कह सकते हैं ये नकारात्मक प्रकृति के हैं। अब बात आती है फ्रेंड राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो फ्रेंड ये सकारात्मक है, यानी कि सकारात्मक का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि हमने देखा मौलिक अधिकारों में नकारात्मक का मतलब क्या है। अब हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में फर्स्ट पॉइंट की है सकारात्मक क्या है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें क्या है, इसमें बोला जाता है कि राज्य को ये करना होगा, यानी कि राज्य से अपेक्षा की जाएगी, यानी कि पंचायतों का गठन होगा। तो यहाँ पर जो है कहीं पर भी नहीं का उपयोग नहीं किया गया है कि राज्यों को प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि राज्य से अपेक्षा ही की गई है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं। अब बात आती है फ्रेंड सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है ये न्याय योजित है, ये न्याय योजित है, यानी कि मतलब क्या है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या आपसे ऐसे अधिकार छीने जाते हैं जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, तो आप डायरेक्ट इन पर क्या नाम है, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इसी तरीके से मतलब कि ये न्याय योजित है। तो ये आपको पता चल गया। अब बात आती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो फ्रेंड ये गैर न्याय योजित है। अगर राज्य चाहे तो आपको ये अधिकार जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ये आपको अधिकार राज्य दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो फ्रेंड इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, इसलिए ही हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये गैर न्याय योजित है। अब बात आती है फ्रेंड थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये व्यक्तिगत नागरिक को प्रोत्साहन करते हैं, यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सरकारी नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, समानताएं रखेगा, यानी कि किसी भी मतलब किसी के जन्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर व्यक्ति के लिए ये यूज़ होता है। अगर हम बात करें लोक कल्याण, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो ये लोक कल्याण को, इसका उद्देश्य ही यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कि ये लोक कल्याण राज्य का निर्माण करेगा।
तो फ्रेंड्स ये हमने पहले भी पढ़ा था, आपको बताया था मैंने। तो ये लोक कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, यहाँ पर ये है। अब बात आती है नेक्स्ट डिफरेंस की। तो नेक्स्ट है लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, यानी कि आपके साथ किसी ने कोई भेदभाव कर दिया, तो आप राज्य ने किसी के साथ कोई भेदभाव कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि पहले उसका कानून बनेगा या विधि बनेगा फिर जाके आप न्यायालय जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। अगर बात करते हैं इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो ये स्वतः लागू नहीं होते। यानी कि जैसे कि अगर पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए, तो ये नीति निर्देशक तत्वों का एक अनुच्छेद है। आपको बताना है कौन सा पर्यावरण संरक्षण में, कौन सा अनुच्छेद में ये बात कही गई है, आपको कमेंट्स करके बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये स्वतः लागू नहीं होते, अर्थात इन्हें विधान की आवश्यकता होती है। अगर इन्हें कोई कानून बनाना है या नीति निर्देशक तत्वों को कोई अधिकार बनाना है, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, विधि का निर्माण करेंगे, उसे संसद में पास कराएंगे, फिर जाके वो क्या बनेगा, कानून बनेगा, तब जाके वो मौलिक अधिकार बनता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पता होगी। तो इन्हें क्या होता है, इन्हें विधान की आवश्यकता होती है। अब बात आती है हमारा सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड, इनका जो उद्देश्य है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा शासन। यानी कि देखिए, हमारा जो संविधान है, जो हमारे यहाँ पर क्या है, कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा शासन करना, वही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो इनका मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है वो क्या है, इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। अब बात आती है इसी में हम डीपीएसपी में देखें यही पॉइंट। तो फ्रेंड, इससे अगर हम डिफरेंस करें इसका, तो इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यानी कि आर्थिक में देखिए, यानी कि सभी की आय समान हो, असमानताओं को दूर करना है, असमानताओं को दूर करना है, यहाँ पर ऐसी बातें कही गई हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो फ्रेंड, यहाँ से हमने कितने पॉइंट्स देखे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने 5 डिफरेंस देखे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये तो आपको याद ही रखना है। तो फ्रेंड, यहाँ से हमने आज की इस वीडियो में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, इन दोनों में हमने अंतर समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इन दोनों में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो इसके माध्यम से जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, आई होप हम आशा करते हैं कि वो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।